हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी स्वागत करते हैं आपका डीएलएड के इस पाठ्यक्रम में। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं प्रथम वर्ष डीएलएड के 7वां प्रश्न पत्र योग शिक्षा का इकाई 4। जी हाँ, ये चौथी और अंतिम इकाई होगी इस विषय की। और इस बार हम दूसरे वर्ष का यानी द्वितीय वर्ष का जो है एक सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी चौथी इकाई है और इसके पहले हम 3 इकाई की वीडियो ला चुके हैं ऑलरेडी इस चैनल पर। तीनों वीडियो आप देख सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उन वीडियो को देखिए, फिर चौथी वीडियो देखिएगा। और वो सारे जो वीडियोज हैं उनमें सभी अंक विभाजन से लेके वस्तुनिष्ठ प्रश्न से लेके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों तक सब कुछ उसमें दिया है। स्टूडेंट्स, श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी आपके लिए इस तरह के डीएलएड के फ्री कोर्सेस लाती रहेगी और आप अन्य प्रकार के कोर्सेज का भी फायदा यहां पर उठा पाएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और इस तरह के कोर्सेज देखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिए। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक भी कीजिए। साथ ही साथ आप किस तरह की वीडियो और देखना चाहते हैं इस चैनल पर कमेंट भी जरूर कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं ये भी जरूर बताएं। साथ ही साथ मैं थोड़ा सा श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी के बारे में आपको जानकारी देना चाहूंगा कि हमारी कंसल्टेंसी सर्विसेज आपको विविध प्रकार के कोर्सेज ऑफर करती है, जिसमें आप डीएड, बीएड, बीएससी बीएड, बीए बीएड इस प्रकार के कोर्सेज, साथ ही साथ इसमें आप बी फार्मा, डी फार्मा और तो और आप इसमें रीड और एमपीटीईटी की भी तैयारी कर सकते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, वेरियस प्रकार की कोर्सेज तैयारी यहां पर करवाई जाती है, जिससे आप अपना शिक्षक बनने का, सरकारी अधिकारी, सरकारी जॉब पाने का सपना पूरा अवश्य कर सकते हैं। दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, वेरियस कोर्सेज बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। बहुत ही कम फीस में हम सारी फैसिलिटीज अवेलेबल कराते हैं और ये आप श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी से जुड़कर अपना भविष्य उज्जवल कर सकते हैं। अपने सगे संबंधी भाई बंधुओं को सजेस्ट कीजिए, उन्हें सलाह दीजिए। किसी भी प्रकार का डाउट है और जानकारी चाहिए तो दिए गए नंबर पर जरूर संपर्क कीजिए। पूरे भारतवर्ष में श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विस अवेलेबल है जो कार्य करती है शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम। तो चलिए स्टूडेंट, अब की मैंने आपको जानकारी दे दी है श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी की, तो अब हम शुरू करते हैं हमारा जो विषय है योग शिक्षा। जी हाँ, हमारा विषय जो है योग शिक्षा प्रथम वर्ष का, जिसकी इकाई 4 जिसका नाम है शरीर रचना विज्ञान और मानसिक स्वास्थ्य पर योग का क्या प्रभाव होता है, ये हम पढ़ेंगे। जैसा कि नाम है शरीर रचना विज्ञान, यानी इसमें शरीर से संबंधित सवाल जरूर होंगे। हमारी शरीर की जो रचना है उससे संबंधित सवाल जरूर आएंगे। साथ ही साथ इसमें योग का मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव होता है इसकी बातें भी करेंगे। तो इससे संबंधित प्रश्न बहुत होंगे। और चलिए बात कर लेते हैं इस इकाई के अंक विभाजन की। अगर इस इकाई के अंक विभाजन की बात करें तो चौथी इकाई सबसे ज्यादा अंकों की यानी 8 अंकों की है। पहली इकाई 5 अंक की, दूसरी इकाई 5 अंक की, तीसरी इकाई 7 अंक की और चौथी इकाई 8 अंक की। तो इस प्रकार से कुल 25 अंकों का ये विषय तो होता है 7वां प्रश्न पत्र। ठीक, तो ये इकाई 4 जो है कुल 8 अंकों की है। जी हाँ, कितने अंकों की है? कुल 8 अंकों की। और कुल 8 में से यहां से एक मार्क्स का आप देखिए तो 2 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे। एक नंबर के 2 प्रश्न यानी 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन यानी कि अति लघु उत्तरीय में एक प्रश्न 2 मार्क्स का, और 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन यानी कि दीर्घ उत्तरीय में आपको 4 नंबर का एक प्रश्न मिलेगा। तो इस तरह से कुल मिला के 8 अंक हो गए और ये हो गया इस इकाई का अंक विभाजन। टोटल 8 अंकों का है। इकाई बहुत महत्वपूर्ण है। इस इकाई को पढ़कर आप 8 अंक हासिल कर सकते हैं जो डीएलएड में पास होने के लिए भरपूर है, काफी है। तो इस एक वीडियो की मदद से आप क्या कर सकते हैं, इकाई पास कर सकते हैं पूरा विषय ही। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और देखते हैं इकाई 4 मानव शरीर रचना विज्ञान तथा योग का मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव। इसके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो है उनकी बात करते हैं। शुरू करेंगे सबसे पहले हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से। जी हाँ, वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर से हम इसको शुरू करेंगे। सबसे पहला, एक अच्छे योग शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? जो शिक्षक एकदम अच्छा योग शिक्षक यानी जो योग सिखाता हो, योगाचार्य हो, उसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है? वो शिक्षक कैसा होना चाहिए? तो वो शिक्षक होना चाहिए धैर्य एवं दृढ़ता। जी हाँ, उसके अंदर धैर्यता होनी चाहिए। तो योग करने के लिए धैर्य चाहिए। कोई भी बालक जो योग सीख रहा है, व्यक्ति या विद्यार्थी जो योग सीख रहा है, वह तुरंत के तुरंत सीख नहीं जाएगा। तो सिखाने वाले के अंदर धैर्य होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर कक्षा में अगर गणित का कोई सवाल है, शिक्षक समझा रहा है और कोई बालक समझ नहीं पा रहा है, बार बार पूछ रहा है, तो शिक्षक को नाराज या क्रोधित नहीं होना चाहिए। शिक्षक को उसे और दूसरे तरीके से, आसान तरीके से समझाना चाहिए। तो शिक्षक में धैर्यता होनी चाहिए एवं दृढ़ता, यानी अलग अलग आसन करने के लिए मन का निश्चय भी होना चाहिए, दृढ़ निश्चय होना चाहिए, शरीर सुडौल होना चाहिए। ठीक, तो धैर्य एवं दृढ़ता जो है एक अच्छे योग शिक्षक की निशानी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? जी हाँ, हमारे मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं कुल, ये पूछा गया। अब मैंने पहले बता दिया था कि मानव शरीर रचना विज्ञान के पर आधारित है, तो उससे जुड़े सवाल तो जरूर रहेंगे, तो हमें अपने शरीर के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो हमारे शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 206 हड्डियां होती है। जी हाँ, जन्म के समय बालकों में, शिशुओं में 300 से ज्यादा हड्डियां होती हैं, फिर वो हड्डियां मिलकर जुड़कर एक हो जाती हैं, जिससे कुल 206 हड्डियां बचती हैं। यानी एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं मानव शरीर में। उसके बाद देखिए, मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? जो हमारा मानव खोपड़ी है, जो पूरा स्कल है, इसमें कितनी हड्डियां होती हैं? तो कुल इसमें होती हैं 8 हड्डियां। जी हाँ, कितनी हड्डियां? 8। मानव खोपड़ी में कुल 8 हड्डियां होती हैं। अगर इतना पकड़ा जाए तो इसमें 8 हड्डियां होती है। चेहरे पे भी 14 हड्डियां होती है, ऐसा कुछ होता है। ठीक, तो मानव खोपड़ी में कुल 8 हड्डियां होती हैं, ये भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, साधारण मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? जो साधारण मनुष्य होता है उसका हृदय एक बार में कितनी बार धड़कता है? यानी 1 मिनट में, एक मिनट में कितनी बार धड़कता है? यानी 1 मिनट यानी 60 सेकंड, 60 सेकंड में कितनी बार धक धक करता है हमारा हृदय? तो हमारा जो हृदय है, आप जानते हैं कि लगातार वर्क करते रहता है, ब्लड पंप है ना, रक्त संचार करते रहता है, तो कितनी बार धड़कता है? तो वो होता है कुल 72 बार, 72 टाइम्स। जी हाँ, 72 बार। मानव हृदय सामान्यतः आमतौर पर साधारण व्यक्ति का 72 बार धड़कता है। कुछ लोग का 72 से 2-3 बार ज्यादा भी धड़कता है, कुछ लोग का कम भी धड़कता है। तो ये हमारे ऊपर, कभी हम दौड़ कर आए, हाफ के आए, तो देखेंगे बहुत तेजी से धड़कता है हमारे हृदय, हमारी हृदय गति बढ़ जाती है। तो मानव हृदय जो है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। अगला प्रश्न, बालक का स्वास्थ्य निश्चित करते हैं, बालक का स्वास्थ्य किन चीजों से निश्चित होता है? तो बालक का स्वास्थ्य निश्चित करते हैं अनुवांशिकता एवं परिवेश। अनुवांशिकता मतलब क्रोमोसोम, यानी कि उनके पूर्वज कैसे थे, माता पिता कैसे हैं। तो ये जो क्या कहते हैं, अनुवांशिकता है, जेनेटिक्स है, उसी से डिपेंड करता है कि बालक कैसा होगा, यानी बालक का स्वास्थ्य कैसा होगा। अगर माता पिता दादा ये सब स्वस्थ थे शुरुआत से ही, इनमें कोई बीमारी के लक्षण नहीं थे, तो बहुत हद तक ये चांसेस है, संभावना है कि बालक में भी किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होगी। तो वो जो बीमारी है, अनुवांशिकता एवं परिवेश, इस पर बहुत डिपेंड करती है, बहुत निर्भर करती है। हम जिस परिवेश में रह रहे हैं, अमीर घर के बड़े अच्छे परिवेश में रह रहे हैं, या फिर एक झोपड़पट्टी स्लम इलाके में रह रहे हैं, तो हमारा जो शरीर होगा, शारीरिक स्वास्थ्य होगा, हमारा मानसिक स्वास्थ्य होगा, वो भिन्न प्रकार का होगा। ठीक, तो अनुवांशिकता और परिवेश, ये 2 कारण है, ये 2 तथ्य हैं जिनके ऊपर बालक का स्वास्थ्य निर्भर करता है। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य क्या है? जी हाँ, ये जो स्वास्थ्य शिक्षा दी जाती है, स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान की जाती है, जैसे मैं अभी आपको स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में बता रहा हूं, तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है कि शिक्षा के माध्यम से स्वास्थ्य को अच्छा बनाना। छात्रों को, विद्यार्थियों को जो स्कूलों में, कोचिंग्स में और कॉलेजों में सिखाया जाता है योग के बारे में, शरीर के बारे में, शारीरिक शिक्षा के बारे में, उसका उद्देश्य क्या है कि शिक्षा के माध्यम से स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखना। शिक्षा के माध्यम से हमारा स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। हर व्यक्ति को पता होना चाहिए कि अच्छा स्वास्थ्य कैसे रखा जा सकता है, सिर्फ डॉक्टर्स को नहीं। डॉक्टर तो इलाज करेंगे, और अच्छा रहना है तो इंसान को स्वयं जानना पड़ेगा। तो शिक्षा के माध्यम से स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखना सभी को समझना चाहिए। यही क्या है, स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य है, यही स्वास्थ्य शिक्षा का मेन उद्देश्य है। ठीक, अगला बढ़ते हैं। मानसिक स्वास्थ्य लक्षण है, मानसिक स्वास्थ्य लक्षण यानी मन से कोई व्यक्ति स्वस्थ है, इसके लक्षण क्या होंगे? वो व्यक्ति आत्मविश्वास से भरा होगा, वो व्यक्ति एकदम सुदृढ़ होगा, वो व्यक्ति पूरी तरह से भरोसा करता होगा, वो ऐसा व्यक्ति होगा जो मन से स्ट्रांग हो गया, मन से एकदम बलशाली हो गया, यानी उसकी जो सोच होगी बहुत ही साफ सुथरी, क्लियर होगी, अच्छी होगी। तो चलिए देख लेते हैं। दृढ़ निश्चयी यानी इरादों का पक्का होगा। निस्वार्थी यानी कोई छल कपट नहीं होगा, निस्वार्थ, अपने भले से पहले दूसरों का भला सोचता होगा। और आत्मविश्वास, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास भी बहुत होता है। तो ऐसे व्यक्ति, ये जो तीनों लक्षण आपको दिख रहे हैं, आत्मविश्वास, निस्वार्थी, दृढ़ निश्चयी, ये कौन से लक्षण है? तो ये मानसिक है। जी है, मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण है। अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ है तो ये सारी अच्छी चीजें देखने की मिलेंगी। अगर मानसिक रूप से अस्वस्थ है तो उसमें आत्मविश्वास की कमी और निस्वार्थता की कमी, स्वयं का स्वार्थ होगा सिर्फ, और दृढ़ निश्चयी नहीं होगा। तो अगर ये 3 चीजें हैं तो मानसिक रूप से स्वस्थ है, और नहीं है तो अस्वस्थ है। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शारीरिक तथा मानसिक दोनों प्रकार का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। जी हाँ, शारीरिक और मानसिक, आपका शरीर और मन ये दोनों कब अच्छा रहेगा? जब आप सुबह सुबह उठो, एक्टिव रहो, आलस नहीं करो, एक्सरसाइज, कसरत करो, योग करो, है ना, तब रहता है। तो वही यहाँ बताया गया कि शारीरिक तथा मानसिक दोनों प्रकार का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। किससे? शारीरिक स्फूर्ति और पर्याप्त निद्रा से। जी हाँ, शारीरिक स्फूर्ति और अपने शरीर में स्फूर्ति है, एक्टिव है, आप फटाफट सारे काम करते हैं, आलस नहीं करते। दूसरा, आप पर्याप्त निद्रा यानी भरपूर नींद लेते हैं, आप जितनी नींद चाहिए उतनी नींद लेते हैं, तो आपका जो मानसिक शरीर होगा बहुत ही
अच्छा होगा, शारीरिक तथा मानसिक दोनों अच्छा होगा। अगर आप आधे अधूरे जागे हो तो आप कार्य नहीं कर सकते है ना। आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा तभी होगा जब भरपूर निद्रा लेकर रहें और आपके शरीर में स्फूर्ति बनी रहे। तो इन्हीं दो कारण से हमारा शारीरिक और मानसिक विकास होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मानव शरीर की हड्डियों को कितने श्रेणी में बांटा गया है? जी हाँ, मानव शरीर की जो हड्डियां होती हैं, ये 206 जो हड्डियां हमने भी पढ़ा था कि मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, 206 हड्डियां होती हैं। तो मानव शरीर की 206 हड्डियों को कितने भागों में बांटा गया है? तो मानव शरीर की हड्डियों को 3 भागों में बांटा गया है। जी हाँ, सर वाला अलग होता है, सर, धड़ और भुजाएं। जी हाँ, भुजा और पैर की हड्डियां, इनको अलग भाग में, 3 भाग में, ध्यान के रखना, उत्तर क्या देना है, 3 भाग में। जी हाँ, मानव शरीर की हड्डियों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला श्रेणी है सर वाला, यानी चेहरे की हड्डियां, सर की हड्डियां, खोपड़ी की हड्डियां, चिन्ह, दाढ़ी की हड्डियां है। तो ये जो बताया गया है कि मानव शरीर की हड्डियों को कितनी श्रेणी में, 3 श्रेणी में बांटा गया है। एक श्रेणी है सर, दूसरा है धड़ और तीसरा है हाथ और पैर। जी हाँ, तीसरा जो होते हैं हस्त, पैर, ठीक, और दूसरा जो होता है धड़ और तीसरा जो होता है सर। सर, धड़, हाथ, पैर, ये हमारे क्या है, 3 भागों में मानव तथा मानव की शरीर की हड्डियों को इतने 3 श्रेणियों में बांटा गया है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। शरीर के कुल भार का कितना प्रतिशत भाग रक्त होता है? यानी हमारे शरीर में जितना भी रक्त है वो शरीर के कितने वेट के इक्वल है? तो इसका सही जवाब होगा 5%। जी, हमारे शरीर के 5% भार, मान लो अगर मैं 100 किलो का हूं तो 100 में से 5 किलो मेरे अंदर क्या होगा, ब्लड होना चाहिए। ठीक, 50 किलो हूं तो क्या होना चाहिए, 2.5 किलो। 2.5 किलो कितना होना चाहिए मेरे अंदर, खून होना चाहिए। जी, तो यही जो है, ये ध्यान रखना आपको, 5% हिस्सा, मानव शरीर के 5% हिस्से में क्या होना चाहिए, रक्त होना चाहिए। जी हाँ, 5% हिस्से में रक्त होना चाहिए। 5% हिस्सा हमारे शरीर का क्या होना चाहिए, रक्त होना चाहिए, तो हम स्वस्थ हैं। अगर इससे ज्यादा, इससे कम है तो हम अस्वस्थ हैं। ठीक है, ज्यादा का तो सवाल ही नहीं उठता, लेकिन अगर इससे कम है तो हम अस्वस्थ हैं। तो 5% हिस्सा जो हमारे शरीर का भार का है वो किसका है, रक्त का है। यानी रक्त निकल जाए तो 5% भार कम हो जाएगा। अगला, अब देखिए यहाँ पे 2 अंकों के प्रश्न है। इतने तो मैंने ऑब्जेक्टिव बता दिया आपको, ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, यहीं से वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा। ये जो मैंने आपको कुल बताए हैं 10, जी हाँ, इन 10 में से ही ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे। 2, कोई भी 2 इन्हीं 10 में से आएंगे। जैसे मैंने बताया था कि 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आते हैं, तो ये जो 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, 2 एमसीक्यू है, वो कहां से आएंगे, इन्हीं 10 प्रश्नों से आएंगे। जी हाँ, इन्हीं 10 प्रश्नों से आपको मिलने वाले हैं। इन्हीं 10 को पढ़ के रखना है, इससे अलग कुछ नहीं पढ़ना है। तो ये 10 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, तनाव को परिभाषित कीजिए। तनाव की जो परिभाषा है, अब ऐसा ही पूछ सकता है कि क्रो एंड क्रो के अनुसार तनाव की परिभाषा लिखिए। तनाव क्या है क्रो एंड क्रो के अनुसार, ऐसा ही बोल सकता है, तो बताना पड़ेगा। तो हम ये क्रो एंड क्रो जो वैज्ञानिक है, भाषा वैज्ञानिक है ना, सामाजिक वैज्ञानिक, उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या भाषा बताई, क्रो एंड क्रो के अनुसार तनाव या संघर्ष उस समय उत्पन्न होता है। तनाव या संघर्ष उस समय आता है हमारे शरीर में, हमारे मन में, तब आता है। तनाव या संघर्ष उस समय उत्पन्न होते हैं जब एक व्यक्ति को पर्यावरण की उन शक्तियों का सामना करना पड़ता है जो उसकी स्वयं की रुचियों के खिलाफ हो, विपरीत हो। ठीक, पर्यावरण में अगर मान लो जैसे कि अभी तनाव की बात करते हैं, जैसे अभी खूब गर्मी हो रही है, मान लो गर्मी है और हमें गर्मी तो नहीं चाहिए, लेकिन पर्यावरण की शक्ति का, इस गर्मी की शक्ति का हमें सामना करना ही पड़ेगा, तो हम तनाव में होते हैं। पसीना, धूप, तनाव, चिड़चिड़ापन, ये आ जाता है हमारे अंदर। ठीक, तो ये बताया है कि तनाव या संघर्ष उस समय उत्पन्न होते हैं जब एक व्यक्ति को पर्यावरण की उन शक्तियों का सामना करना पड़ता है जो उसकी स्वयं की रुचियों और इच्छाओं के विपरीत कार्य करती हैं। जो व्यक्ति के रुचियों और इच्छाओं के विपरीत कार्य करती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, तनाव या संघर्ष उस समय उत्पन्न होता है, उसे तनाव या संघर्ष कहते हैं। फिर से देख लीजिए, तनाव या संघर्ष उस समय उत्पन्न होते हैं जब एक व्यक्ति को पर्यावरण की उन शक्तियों का सामना करना पड़ता है जो उसकी स्वयं की रुचियों और इच्छाओं के विपरीत कार्य करती है, जो उसकी स्वयं की रुचियों और इच्छाओं के विपरीत कार्य करती हैं। तो ये हो गया हमारा क्या, तनाव को परिभाषित किसके अनुसार, क्रो एंड क्रो के अनुसार। जी, क्रो एंड क्रो के अनुसार तनाव की परिभाषा आपके सामने रख दी मैंने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। थायराइड ग्रंथि किसे कहते हैं? जी हाँ, थायराइड ग्रंथि जो है वो किसे कहते हैं, ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि आपने सुना भी होगा। थायराइड ग्रंथि ये हाँ होता है, ये थायराइड आपने सुना होगा, कई लोगों को थायराइड की दिक्कत भी होती है। तो थायराइड क्या है, हमारा एक अंग है। जब आयोडीन की कमी के कारण हमें घेंघा रोग होता है तो इससे थायराइड होता है, इतना बड़ा गला बढ़ जाता है। आपने देखा होगा कई बुजुर्ग लोगों को पहले के जमाने में जब नमक में आयोडीन नहीं हुआ करता था, थायराइड रोग होता था। इसे गॉइटर भी कहते हैं इंग्लिश में, घेंघा रोग हिंदी में और गॉइटर अंग्रेजी में। तो क्या है ये ध्यान रखना है। थायराइड ग्रंथि वह ग्रंथि है जो कई प्रकार के हार्मोन्स उत्सर्जित करती है, जिससे हमारा शरीर संतुलित रहता है। साथ ही साथ हमारा गॉइटर नहीं बढ़ेगा अगर हम सीमित मात्रा में, निश्चित मात्रा में भरपूर आयोडीन लेते रहें। ठीक,
तो ये हो गया इसके बारे में। इसके बाद में पिट्यूटरी ग्रंथि का क्या कार्य है, समझाइए। पिट्यूटरी ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड जो है हमारे मस्तिष्क में होता है, उससे हमें कई हार्मोन्स निकलते हैं जो हमारे शरीर के विकास में बढ़ने में मदद करते हैं। तो वो हो गया पिट्यूटरी ग्रंथि। तो इन दोनों के बारे में पढ़ लीजिएगा, थायराइड ग्रंथि और पिट्यूटरी। दोनों का तो मैंने जनरल आइडिया बता दिया कि थायराइड वो होता है जो गले में होता है, श्वसन नलिका के साथ जुड़ा होता है, श्वसन तंत्र के साथ जुड़ा होता है, यानी सांस नहीं ले सकते तो वो भी नहीं। तो ध्यान क्या रखना है कि ये जो हम ढूंढ रहे हैं वो हमारे जितने भी हम उत्तर ढूंढ रहे हैं कि थायराइड या पिट्यूटरी, मैंने आपको कहा कि आपको ढूंढ के रखना है। तो पिट्यूटरी और थायराइड के जो भी उत्तर हैं इन्हें आप उस परिप्रेक्ष्य में याद रखेंगे जिस परिप्रेक्ष्य में आपके शरीर में है। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड की बात की मैंने, तो पिट्यूटरी किस लिए काम आता है, उसमें से जो हार्मोन निकलता है पिट्यूटरी से वो हमारे शरीर को बैलेंस रखता है। साथ ही साथ उस हार्मोन्स से क्या होता है, बहुत सारी चीजें, जैसे कि हमारे शरीर का जो विकास है, हमारे हाथ पैर का, हमारे शरीर के अंगों का जो विकास है उस पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रंथि की वजह से ही होता है, अगर वो नहीं तो कोई विकास नहीं। और थायराइड के बारे में बता दिया कि श्वसन नली से जुड़ी होती है, श्वसन रास्ते, श्वसन तंत्र से, है ना। अगर हमने ये कर दिया बंद तो भी बंद हो जाएगा, यानी सांस भी बंद हो सकती है। और थायराइड जो है एक बीमारी की तरह है, बीमारी ही एक्चुअल में थायराइड एक बीमारी है। थायराइड बढ़ने में शरीर फूलने लगता है, हमारा जो गोइटर है जिसे एडम्स एप्पल भी कहते हैं वो भी फूल जाता है बहुत बड़ा, आपने बुजुर्गों में देखा होगा। और एक बार तब फूल गया इसका कोई उपाय नहीं है। तो ये हो गया स्टूडेंट्स थायराइड और पिट्यूटरी के बारे में। तो ये कुल सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट 13 क्वेश्चंस है, ये 13 क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है और इसमें से ही सबसे ज्यादा चांस है कि इसी में से आएगा। तो ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए। मैं थोड़ा सा बाजू बताऊं, आप पॉज करके रोक के पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को रोक कर पूरा लिख भी कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। और चलिए बढ़ते हैं हम अगले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। तो स्टूडेंट्स इतने महत्वपूर्ण प्रश्नों को जान लेने के बाद अब हम बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो कि 4 अंक और साथ ही साथ 1 या 2 अंक के भी पूछ सकते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, इतने महत्वपूर्ण प्रश्नों की हमने बात की, तो ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और अब जो बताने जा रहा हूं उसमें गारंटी है कि इसमें से 4 नंबर का एक प्रश्न तो पूछेगा। मैं भी आपको 3 प्रश्न बताऊंगा, ये तीनों प्रश्न में से एक जो है गारंटी है 4 अंक के लिए पूछेगा ही पूछेगा। तो इन तीनों को बहुत ध्यान से देखना है, बहुत ध्यान से सुनना है, इसका उत्तर कैसे लिखना है ये भी आप ध्यान देंगे। साथ ही साथ श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी को चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिए ताकि कोई भी वीडियो आप मिस ना करें इस तरह की। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई अभी तक की तो जरूर चैनल को लाइक, हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट कीजिए कि आपको अगला कौन से विषय का वीडियो चाहिए, वीडियो आप कहां से देख रहे हैं, वीडियो आपको कैसी लगी ये भी जरूर कमेंट कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं, कौन से वो सबसे महत्वपूर्ण और मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसमें 14वां नंबर का क्वेश्चन है, स्वास्थ्य की परिभाषा एवं आयाम बतलाइए। ये जो स्वास्थ्य होता है, शरीर का जो स्वास्थ्य होता है हमारा हेल्थ, उसकी परिभाषा क्या है, किसको बोलेंगे, व्हाट इज हेल्थ, है ना, स्वास्थ्य क्या है, इसकी परिभाषा देनी है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि स्वास्थ्य की परिभाषा विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नहीं दी है। पहले के जमाने में क्या माना जाता था कि अगर कोई व्यक्ति जो है वो शरीर उसका हष्ट-पुष्ट दिख रहा है मतलब वो स्वस्थ है, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कई व्यक्ति शरीर से हष्ट-पुष्ट होते हैं किंतु उनके मन में विकार होता है, डिप्रेशन में डूबे होते हैं, चिंता होती है, तनाव होता है, तो वो व्यक्ति स्वस्थ नहीं माना जाएगा। तो इसी को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक नई परिभाषा दी। उस परिभाषा में कई चीजें शामिल की गई जिसमें मानसिक और सामाजिक चीजें भी शामिल की गई हैं। तो चलिए हम देखते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा स्वास्थ्य की क्या परिभाषा दी गई है। स्वास्थ्य संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति है। स्वास्थ्य क्या है, स्वास्थ्य वह स्थिति है जिसमें संपूर्ण व्यक्ति का संपूर्ण शारीरिक, मानसिक, सामाजिक कल्याण होते रहना चाहिए, तब वो क्या बोलेंगे, स्वस्थ बोलेंगे। सिर्फ व्यक्ति के अंदर कोई रोग ना होना यही स्वास्थ्य नहीं है, व्यक्ति का पूरा कल्याण होना चाहिए, समाज, शरीर, मानसिक पूरा कल्याण होगा तभी वो स्वस्थ माना जाएगा। देखिए वही डेफिनेशन, यही परिभाषा यहां लिखी है कि स्वास्थ्य संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति है जिसमें केवल रोग या अशक्तता की अनुपस्थिति मात्र नहीं है। केवल रोग नहीं रहेगा और रोग की अनुपस्थिति रहेगी तो उसको ही हम स्वास्थ्य बोल देंगे, नहीं। स्वास्थ्य का मतलब होता है पूरा सामाजिक, शारीरिक और मानसिक कल्याण होते रहना चाहिए, तभी उसको हम स्वास्थ्य बोलेंगे। तो ये हो गया स्वास्थ्य की परिभाषा। अब बढ़ते हैं कि भाई स्वास्थ्य का आयाम क्या होते हैं, मतलब स्वास्थ्य जो है उससे क्या हासिल करना है, स्वास्थ्य किस क्षेत्रों में है, क्या हासिल करना है, क्या मिलता है। तो देखिए स्वास्थ्य के कई आयाम है, यहाँ मैंने 6 लिखे हैं, 7-8 है और है, पर मैंने यहाँ पे 6 लिखे हैं, आपको 6 ध्यान रखने, आगे के भी आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, 6 काफी है। और लिखना कैसे, पहले परिभाषा लिखिए, फिर नीचे लिखेंगे स्वास्थ्य के निम्नलिखित आयाम हैं, या स्वास्थ्य के आयाम निम्नलिखित दिए गए हैं। फिर नंबर 1 शारीरिक आयाम, जी हाँ, शरीर से जुड़े जितने भी चीजें होंगी वो सब शारीरिक आयाम में आएगा। उसके बाद मानसिक आयाम, मन से जुड़ा हुआ, मानसिक रूप से जुड़ा हुआ सब कुछ कैसे आएगा, मानसिक आयाम में आएगा। फिर आएगा सामाजिक आयाम, यानी समाज में हो रहे, समाज में चल रहे जितनी भी चीजें हैं उनके आधार पर करेंगे तो ये सामाजिक आयाम। फिर चौथा है आत्मिक आयाम,
आत्मा मन से जुड़ा हुआ, संवेगात्मक यानी संवेदना भावनाएं इनसे जुड़ा हुआ, और पोषणात्मक शरीर के पोषण से जुड़ा हुआ। तो हम समाज में रहते हुए जिन चीजों को हासिल करते हैं, हम अपने आसपास जिन भी फील्ड से जिन जिन विषयों से जो जो चीजें हासिल करते हैं स्वास्थ्य के लिए, वही क्या होता है, स्वास्थ्य का आयाम होता है। तो स्वास्थ्य का यहाँ पर शारीरिक आयाम, मानसिक आयाम, सामाजिक आयाम, आत्मिक आयाम, संवेगात्मक आयाम, पोषणात्मक आयाम दिया गया है। अब इसमें पर्यावरणीय आयाम भी आप जोड़ सकते हैं, ठीक है, वो भी इसमें आता है। तो इस प्रकार से स्वास्थ्य के ये आयाम हो गए। तो मुझे लगता है कि आपको ये प्रश्न समझ गया, उत्तर कैसे लिखना है ये भी समझ गया। पहले आप इसको लिखिए, फिर डैश देखिए, इसमें 4-5 लाइन की थ्योरी लिखिए, फिर दूसरा लिखिएगा, फिर 4-5 लाइन की थ्योरी, फिर तीसरा, फिर थ्योरी। इससे आपका प्रश्न बड़ा हो जाएगा, आपको पूरे 4 नंबर मिल जाएंगे अच्छे से। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व बतलाइए। भाई स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व यानी स्वास्थ्य किसके ऊपर निर्भर होता है, यानी क्या होगा अच्छा तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, क्या खराब हो जाएगा तो स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। ठीक, जैसे मान लेते हैं अगर हम बात करें हमारे रक्त की, तो रक्त मान लो अगर रक्त खराब हो गया तो भाई रक्त खराब हो गया तो स्वास्थ्य खराब, रक्त अच्छा तो स्वास्थ्य अच्छा। ठीक, तो उस प्रकार से स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व कौन से, किन की वजह से स्वास्थ्य निर्धारित करता है। अगर मान लीजिए पर्यावरण शुद्ध है तो स्वास्थ्य कैसा होगा, शुद्ध होगा। अगर पर्यावरण खराब है तो स्वास्थ्य शुद्ध नहीं रह सकता। ठीक, वही पर्यावरण वातावरण की बात कर रहा हूं मैं। ठीक, चलिए देखते हैं तो हम कैसे लिखेंगे। स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व निम्नलिखित दिए गए हैं। स्वास्थ्य का निर्धारण करने वाले कई तत्व होते हैं, जिनमें से प्रमुख तत्व निम्नलिखित दिए गए हैं। नंबर 1, पहला अनुवांशिकता, डैश देखिए उसमें लिखेंगे भाई अनुवांशिकता यानी जेनेटिक्स, यानी कि अनुवांशिकी, यानी कि माता पिता पूर्वजों में अगर स्वास्थ्य अच्छा था तो बच्चे में भी स्वास्थ्य कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा। अगर उसके पूर्व स्वास्थ्य खराब था तो बच्चे का भी स्वास्थ्य खराब होने की संभावना है, यानी अनुवांशिकता पर भी निर्भर करता है। दूसरा, वातावरण कैसा है, वातावरण पर भी निर्भर करता है। जीवन पद्धति यानी रहन सहन का तरीका कैसा है, कहीं महलों में बड़े घरों में रह रहे हैं या फिर झोपड़पट्टी में स्लम एरिया में रह रहे हैं जहां पे गंदगी है, तो वहां पे स्वास्थ्य तो अच्छा नहीं रह सकता। राजनीतिक व्यवस्था कैसी है, क्या सभी का स्वास्थ्य के लिए लाभदायक पैसे आ रहे हैं या सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं, क्या जिस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था होगी देश में उस प्रकार का स्वास्थ्य भी होगा। अगला, सामाजिक आर्थिक स्थिति, समाज में व्यक्ति की जो आर्थिक स्थिति होगी, अगर वो अमीर, उसके पास पैसे हैं, इनकम है, आय का स्रोत है, तो वो अच्छा स्वास्थ्य होगा। किंतु अगर व्यक्ति के पास कोई अच्छा आय का स्रोत नहीं है, इनकम नहीं है, पैसे नहीं है, तो कोई उसका आर्थिक उन्नति नहीं होने वाली, स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा। क्योंकि जाहिर सी बात है जब ज्यादा पैसे नहीं होंगे तो बड़े डॉक्टर के पास नहीं जा पाएंगे, बड़े डॉक्टर के पास नहीं जा पाएंगे तो इलाज नहीं कराएंगे अच्छे से, इलाज नहीं होगा तो तबियत खराब होगी, या फिर पैसे नहीं होंगे तो खाने पीने की अच्छी वस्तुएं नहीं होंगी, जिस कारण से खनिज की, विटामिन की कमी हो जाएगी शरीर में, तो शरीर अस्वस्थ हो जाएगा। ठीक, स्वास्थ्य सेवाओं की वितरण प्रणाली, अगर समाज में स्वास्थ्य सेवाओं की वितरण की प्रणाली सही है, यानी सभी तक सरकारी सुविधाओं का लाभ पहुंच रहा है, सभी तक पोलियो की दवाई पहुंच रही है, सभी तक वैक्सीन पहुंच रही है, तो समाज में स्वास्थ्य अच्छा रहेगा सबका, वरना नहीं रहेगा। तो स्वास्थ्य को निर्धारित करने वाले ये कारक है, कौन कौन से, अनुवांशिकता, वातावरण, जीवन पद्धति, राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य सेवाओं की वितरण प्रणाली। तो ये जो है मैंने आपके सामने 6 स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व बतला दिए हैं, तो इन्हें आप ध्यान में रखिएगा स्टूडेंट्स। तो आपको समझ में आ गया होगा ये प्रश्न। अब बढ़ते हैं इसके अगले प्रश्न को, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे टेबल के रूप में भी याद रखा जा सकता है। मैंने तो टेबल ही बनाया है, आपको टेबल भी बनाना है एग्जाम में, साथ ही साथ एक एक को फिर अलग से लिख के एक्सप्लेन भी करना है, समझाना भी है। ठीक, देखिए भोजन का वर्गीकरण कीजिए, भोजन का वर्गीकरण कीजिए यानी भोजन को अलग अलग भागों में बांटिए। तो भोजन अपने कार्यों, अपने उत्पत्ति, अपने क्षमता के अनुसार जो है अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। तो भोजन का वर्गीकरण देखते हैं। तो भोजन जो है उसका वर्गीकरण उत्पत्ति के आधार पर, यानी उसकी उत्पत्ति कहां से हुई है, शाकाहारी है कि मांसाहारी है, प्राणी जन्य है मतलब मांसाहारी, वनस्पति जन्य है मतलब शाकाहारी। तो कोई भी भोजन 2 तरह का होता है, शाकाहारी या मांसाहारी। तो भोजन के उत्पत्ति के आधार पर भोजन को 2 भागों में बांटा गया है, प्राणी जन्य और वनस्पति जन्य। दूसरा, रासायनिक, भोजन किन रासायनिक चीजों से बना हुआ मिलकर, रासायनिक यानी केमिकल कंपोजिशन, उसमें कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, वसा है, प्रोटीन है, किन किन चीजों से मिलकर बना है उसके आधार पर भोजन का वर्गीकरण। तो रासायनिक संयोजन के आधार पर भोजन का वर्गीकरण किया गया है। एक भोजन जिसमें प्रोटीन होता है, एक जिसमें फैट वसा होता है, एक जिसमें कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और फिर खनिज लवण होते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार से भोजन को बांटा गया है, जिस भोजन में अलग अलग चीज पाई जाएगी उसको अलग अलग पार्ट में रखा जाएगा। उसके बाद भोजन प्रमुख कार्यों के आधार पर, यानी भोजन का एक प्रमुख कार्य होता है, तो उन कार्यों के आधार पर भोजन को कितने भाग में बांटा गया। तो उन कार्यों के आधार पर ऊर्जा देने वाला भोजन,
है ना, शरीर का निर्माण करने वाला भोजन और प्रतिरक्षात्मक भोजन। शरीर ऊर्जा देने वाला भोजन मतलब ऐसा भोजन जिसको खा के ताकत मिले, खूब मेहनत फिजिकल हार्डवर्क कर पाए। जैसे मजदूर होता है, मजदूर को खूब बोरियां उठानी है, दिन भर कड़ी धूप में मेहनत करनी है, तो उसको ऐसा भोजन चाहिए। सलाद खा के और मान लो फूल पत्ती खा के, सलाद खा के जिंदा रह पाएगा, वो कार्य कर पाएगा नहीं, उसको चाहिए खूब सारा ताकत। तो उसके लिए उसे ऐसा भोजन करना पड़ेगा जिससे क्या मिलता हो, ऊर्जा मिलता हो। दूसरा, शरीर का निर्माण। अगर कोई व्यक्ति रोगी है, इससे घाव लगे है, चोट लगी है, तो उसे क्या करना होगा, अपने शरीर का जल्द अंगों का जल्द से जल्द निर्माण करने के लिए, घाव भरने के लिए क्या करना पड़ेगा, वैसा भोजन करना पड़ेगा। और प्रतिरक्षात्मक यानी कि रोगों से लड़ने की शक्ति वाला भी भोजन मिलता है, वो भी होता है। उसके बाद है पोषण के महत्व के आधार पर, यानी किस भोजन में कितना पोषण है, कितने पोषक तत्व है, उसके आधार पर भोजन का वर्गीकरण किया गया है। जैसे कि अन्न, मोटे अन्न, मोटे अन्न मतलब ज्वार, बाजरा, रागी, ये सब मोटे अन्न में आते हैं, तो इनसे बहुत प्रोटीन मिलता है, तो वो है एक अलग टाइप का। उसके बाद दलहन और तिलहन, जिससे दाल और तेल मिलता हो, है ना, वो जैसे कि गेहूं या मूंगफली हो गया, सरसों हो गया। दाल में हम सोयाबीन भी कर सकते हैं, और चाहे तो इसमें बटाना होता है, मटर की दाल भी होती है, इसमें तुअर की दाल भी होती है, बहुत सारी इसमें जोड़ सकते हैं। वनस्पतियां, पेड़ पौधे, फूल पत्ती वाले, यानी गोभी हो गई, पालक हो गया, मेथी हो गया, ये सब वनस्पतियां। और प्राणीजन्य, ऐसा भोजन जिससे प्रोटीन मिलता है, वो भी बहुत क्या है, पोषण है उसमें भी, तो प्राणीजन्य मांसाहारी यानी मांस, मछली, अंडा, ये सब इसमें से आता है। तो ये हो गया भोजन का वर्गीकरण। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपके सामने 3 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसमें से 4 मार्क्स का प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा, तो मैंने आपको बता दिया। तो ये कुल 16 प्रश्न उत्तर हैं, जिनमें से आने की पूरी संभावना है। तो इन्हीं प्रश्न उत्तरों के साथ हमारा ये इकाई जो है समाप्त होता है, और ये विषय भी समाप्त होता है। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और साथ ही साथ कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको अगले विषय कौन सी वीडियो चाहिए। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रखें। तो इसी तरह से जुड़े रहिए एजुकेशन श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज के साथ, जो आपको एजुकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। दिए गए नंबर पर आप कोर्सेज की जानकारी ले सकते हैं, साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं, बहुत ही कम फीस पर सफलता प्राप्त कर सकते हैं।